प्यारे बच्चों नमस्कार। पिछले लेक्चर में हम लोग पढ़ रहे थे भारत शासन अधिनियम 1919 अर्थात भारत का संवैधानिक विकास। धीरे धीरे हम लोग पढ़ रहे थे, अब हम लोग आगे बढ़ रहे हैं और आज हम लोग देखेंगे भारत शासन अधिनियम 1935। अब भारत शासन अधिनियम 1935 की कुछ महत्वपूर्ण विशेषताएं हैं, उसके बारे में आज हम लोग थोड़ा थोड़ा अध्ययन करेंगे। भारत शासन अधिनियम 1935 जब बना तो उसमें 321 अनुच्छेद और 10 अनुसूची बनाई गई। और आपको यहीं पर मैं सबसे खास बात बता देता हूं कि भारत शासन अधिनियम यह पहला अधिनियम है जिसने देश का विभाजन यह कर दिया था। पहले ही भारत शासन अधिनियम में ही बर्मा को यानी कि म्यांमार को भारत से अलग कर दिया गया। हम लोग समझते हैं कि भारत का विभाजन सिर्फ पाकिस्तान ही हुआ है, लेकिन ऐसा नहीं है। 1935 में ही भारत का विभाजन कर दिया अंग्रेजों ने कि भारत में जो है बर्मा जो था, म्यांमार था, उसको इन्होंने काट के अलग कर दिया, एक नया देश बना दिया। ये अंग्रेजों की बहुत बड़ी चाल थी। और इस अधिनियम की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता यह भी रही है कि इसमें महिलाओं को सर्वप्रथम पहली बार मताधिकार अर्थात वोटिंग का अधिकार दिया गया। और इस अधिनियम के माध्यम से सही मायने में भारत जो है एक संघ बना। इसके पहले भारत में जो शासन व्यवस्था थी वो एकात्मक शासन प्रणाली में चल रहा था, लेकिन भारत शासन अधिनियम 1935 में जब आया तो इसमें भारतीय संघ का निर्माण होना था और संघात्मक व्यवस्था को सुचारू रूप से चलाना था। तो भारतीय संघ का निर्माण कैसे होना था? भारतीय संघ का निर्माण ब्रिटिश भारतीय प्रांतों और देसी रियासतों से मिलकर होना था। अर्थात जहाँ जहाँ पर ब्रिटिशों का कब्जा था उस एरिया को, और जो हमारे देसी रियासतें थी, जो देश के अलग अलग क्षेत्र के राजा महाराजा थे, उन दोनों क्षेत्रों को मिलाकर एक भारतीय संघ का निर्माण होना था। तो भारतीय संघ के निर्माण के लिए ब्रिटिश भारतीय प्रांतों का भारतीय संघ में विलय होना तो बिल्कुल अनिवार्य था, लेकिन जो देसी रियासतें थीं इनके विलय होने के लिए अंग्रेजों ने इनको ऐच्छिक स्वतंत्रता दे दी कि यदि आप मिलना चाहते हैं भारतीय संघ में तो ठीक है, नहीं तो कोई अनिवार्य बाध्यता नहीं है। इसके लिए इन्होंने एक बनाया इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन। इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन अर्थात अधिमिलन पत्र, प्रवेश प्रलेख। यदि कोई भी भारतीय रियासत भारतीय संघ में विलय होना चाहती है तो उसको इसी इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन पर जो है हस्ताक्षर करना होता था। लेकिन कुछ अड़ियल राजाओं, कुछ अड़ियल देसी रियासतों की वजह से भारतीय संघ पूर्ण रूप से निर्माण नहीं हो पाया। यद्यपि सैद्धांतिक तौर पर भारतीय संघ का निर्माण हो गया, लेकिन जैसे कुछ अड़ियल महाराजा थे, जैसे जम्मू कश्मीर के महाराजा, हैदराबाद के महाराजा, जूनागढ़ के महाराजा और बहुत सारे राजा महाराजा थे जो ये भारतीय संघ में शामिल नहीं होना चाहते थे। लेकिन 1935 में सही मायने में भारतीय संघ का निर्माण हुआ। इसके साथ साथ इस अधिनियम में जो द्वैध शासन प्रणाली पिछले चली आ रही थी 1919 वाले में, द्वैध शासन प्रणाली को समाप्त कर दिया गया और इसमें संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची, तीनों सूचियों का निर्माण किया गया। संघ सूची पर कानून बनाने का अधिकार संघ सरकार को दिया गया, प्रांतीय सूची पर कानून बनाने का अधिकार प्रांतीय सरकार को दिया गया और समवर्ती सूची पर कानून बनाने का अधिकार प्रांतीय सरकार और संघ सरकार दोनों को था। लेकिन यदि विवाद की स्थिति होती थी, यदि समवर्ती सूची के विषय पर दोनों सरकारें कानून बनाती थी तो संघ का कानून मान्य होता था। यदि उसमें भी कोई ऑब्जेक्शन था तो इन्होंने संघ और प्रांतों के विवाद को निपटारे के लिए दिल्ली में एक फेडरल कोर्ट, दिल्ली में एक संघीय न्यायालय की स्थापना की थी। यद्यपि संघीय न्यायालय भारत में था, लेकिन ये भारत का अंतिम अपीली न्यायालय नहीं था। क्यों? क्योंकि इसके विरुद्ध अपील जो होती थी इंग्लैंड में, ब्रिटेन में प्रीवी काउंसिल में होती थी। यानी कि जो दिल्ली में संघीय न्यायालय की स्थापना हुई, इसके विरुद्ध कोई अपील करना चाहता था तो उसकी अपील कहाँ होती थी? ब्रिटेन के प्रीवी काउंसिल में होती थी। तो
इस प्रकार भारत शासन अधिनियम 1935 ही हमारे देश का जो संविधान बना, लगभग 75% भाग भारत शासन अधिनियम 1935 के प्रावधानों को हूबहू उठाकर रख दिया गया है, यद्यपि कुछ संशोधन भी किए गए हैं। लेकिन भारत का 75% संविधान जो बना भारत शासन अधिनियम 1935 के बिल्कुल मिलता जुलता है। यद्यपि इसमें मूल अधिकार नहीं था, प्रस्तावना नहीं थी, लेकिन इन्होंने जो संघीय व्यवस्था का निर्माण किया, न्यायालय फेडरल कोर्ट की स्थापना किया, बाद में उसी को सुप्रीम कोर्ट बना दिया गया। इसके साथ साथ 1935 के अधिनियम में ही भारत के जो 11 प्रांत थे उसमें चुनाव कराए गए, और भारत की 11 प्रांतों में चुनाव कराए गए तो उसमें से 6 प्रांतों में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पूर्ण रूप से बहुमत में हुई और वह अपनी सरकार बनाकर चलाने लगी। हमें यहाँ पर थोड़ा सा एक डाउट ये होता है कि यद्यपि कांग्रेस अगर देश की आज़ादी के लिए सही मायने में लड़ी होती तो वह 1935 का जो शासन अधिनियम आया उसमें चुनाव लड़कर सरकार न बनाती। इन्होंने पूर्ण रूप से जो है सरकार अच्छे से बनाई और 5 साल चलाने के लिए बाकायदा 6 राज्यों में इनकी पूर्ण की बहुमत की सरकार बनी, और 2 राज्यों में जो असम और पश्चिमोत्तर सीमा प्रांत थे उसमें इनको पूर्ण बहुमत नहीं मिला, लेकिन वहां पर गठबंधन की सरकार बनाई। तो यद्यपि हम देखते हैं कि भारत शासन अधिनियम 1935 के प्रलेख में ही गठबंधन सरकार की नींव पड़ गई। अब गठबंधन सरकार हमारे अभी की बात नहीं है कि अटल बिहारी वाजपेयी और मनमोहन सिंह ने गठबंधन की सरकार बनाई ना, ये तो बहुत पहले ही 1935 में ही गठबंधन सरकार की नींव पड़ गई थी। तो कांग्रेस ने सरकार बनाई और कांग्रेस अंग्रेजों के साथ ही मिलकर काम करती थी। जैसा जैसा वो प्रलेख बनाते थे उसी तरीके वो उसमें ढलते चले जाते थे। वर्मा को अंग्रेजों ने अलग कर दिया, कोई विरोध कोई नहीं कर पाया, यद्यपि वर्मा को अलग नहीं होना चाहिए था। क्यों? क्योंकि वर्मा हमारे देश का अभिन्न हिस्सा था। म्यांमार वर्मा जो उस समय वर्मा कहलाता था और अब म्यांमार हो चुका है। ये भारत देश की बहुत बड़ी विडंबना है कि हम लोगों ने कोई इसकी जानकारी ही नहीं रखी। हमें तो बस पाकिस्तान नज़र आता है कि पाकिस्तान अलग हो गया, भारत को बंटवारा कर दिया। भारत का बंटवारा अंग्रेजों ने तो बहुत पहले ही कर दिया था। 1935 में ही म्यांमार को भारत से अलग कर दिया गया। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है ये। तो आज हम लोग देख रहे हैं भारत शासन अधिनियम 1935। आइए हम लोग इसकी कुछ विशेषताएं हैं, आप लोग इसको वीडियो में देखिए और नोट्स बनाइए, आपको ये बेहतरीन बहुत काम आएगा आने वाले समय में। आइए देखते हैं भारत शासन अधिनियम 1935। यह एक्ट एक लंबा एवं जटिल प्रलेख था। इसमें 321 अनुच्छेद और 10 अनुसूची थी। वर्तमान संविधान का लगभग 75% भाग कुछ संशोधनों के साथ इसी एक्ट पर आधारित है। इस एक्ट के पारित होने के पूर्व भारत के शासन का स्वरूप एकात्मक था। इस एक्ट के द्वारा भारत में सर्वप्रथम संघात्मक सरकार की स्थापना की गई। संघात्मक सरकार की स्थापना सबसे पहली बार 1935 में ही की गई। अब भारतीय संघ का निर्माण होना था। भारतीय संघ का निर्माण कैसे होना है? भारतीय संघ का निर्माण ब्रिटिश भारतीय प्रांतों और देशी रियासतों से मिलकर होना था। ब्रिटिश प्रांतों का संघ में विलय होना अनिवार्य था, लेकिन देशी रियासतों का संघ में मिलना ऐच्छिक था। जो देशी रियासतें भारतीय संघ यानी यूनियन में विलय करना चाहती थी उनको इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन या प्रलेख पत्र या अधिमिलन पत्र पर हस्ताक्षर करना होता था। लेकिन कुछ देशी रियासतों के अड़ियल रवैयों के कारण भारतीय संघ व्यवहारिक रूप से अस्तित्व में नहीं आ सका, लेकिन सैद्धांतिक रूप से यह माना जाता है कि संघात्मक सरकार की स्थापना हुई। इस एक्ट की महत्वपूर्ण विशेषताएं, भारत शासन अधिनियम 1935 की कुछ महत्वपूर्ण विशेषताएं हैं, इसको आप लोग देखिए। इस एक्ट के द्वारा संघ सूची, प्रांतीय सूची और समवर्ती सूची बनाई गई। अब संघ सूची में 59 विषय रखे गए। 59 विषय रखे गए, उस पर कानून बनाने का अधिकार संघ सरकार को था। प्रांतीय सूची में 52 विषय रखे गए, इस पर कानून बनाने का अधिकार प्रांतीय सरकार को था। समवर्ती सूची में 36 विषय रखे गए, इस पर कानून बनाने का अधिकार दोनों सरकारों को था, यद्यपि संघ का कानून मान्य होता था। संघ एवं प्रांतों के बीच विवाद को निपटाने के लिए दिल्ली में एक संघीय न्यायालय यानी कि फेडरल कोर्ट की स्थापना की गई, लेकिन यह भारत का अंतिम अपीलीय न्यायालय नहीं था, क्योंकि इसके विरुद्ध अपील ब्रिटेन स्थित प्रिवी काउंसिल में होती थी।
नंबर 3, इस एक्ट के द्वारा प्रांतों से द्वैध शासन प्रणाली समाप्त कर दी गई, प्रांतों को स्वायत्तता दे दी गई। प्रांतीय स्वायत्तता से संबंधित उपबंध 1 अप्रैल 1937 को लागू हुआ। इसके तहत भारत के 11 प्रांतों में चुनाव हुए, जिनमें से 6 प्रांतों में कांग्रेस ने पूर्ण बहुमत की सरकार बनाई तथा 2 प्रांतों असम और पश्चिमोत्तर सीमा प्रांत में गठबंधन की सरकार बनाई गई। अतः हम कह सकते हैं कि गठबंधन की सरकार की नींव इसी एक्ट के द्वारा पड़ी। सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व का विस्तार हुआ। मुसलमानों और सिखों के साथ साथ हरिजनों और ईसाइयों को भी अलग से प्रतिनिधित्व दिया गया। यहाँ पर अंग्रेज इतने होशियार थे, उन्होंने ईसाइयों को लाने के लिए, ईसाई लोगों को मंत्रिमंडल या सरकार में लाने के लिए इन्होंने कैसे बढ़िया मुसलमानों, सिखों और हरिजनों को आरक्षण देना शुरू किया, प्रतिनिधित्व देना शुरू किया और इसी के साथ साथ ईसाइयों को भी इसमें इन्होंने शामिल कर लिया, जबकि हमारे देश में कोई ईसाई था ही नहीं। ये तो अंग्रेज के आने के बाद आए। भारत के 11 प्रांतों में से 6 प्रांतों के विधानमंडल द्विसदनात्मक बनाया गया। जो हमारी राज्य सरकारें हैं, आज भी देखा जाए तो हमारे देश में 6 जो है राज्य है, वहां पर द्विसदनात्मक व्यवस्था है। जैसे उत्तर प्रदेश है, उत्तर प्रदेश का एक विधानमंडल है और दूसरा एक जो है विधान परिषद है। तो प्रांतीय सरकारों में विधानमंडल को द्विसदनात्मक बनाया गया, केवल 6 प्रांतों में। इसके बाद बर्मा, म्यांमार को भारत से अलग कर दिया गया। यहाँ पर कांग्रेस का रवैया हमें समझ में नहीं आया कि आखिर जब देश का बंटवारा हो रहा था तो उस समय कोई बोलने वाला नहीं था। ये बाकायदा सरकार बनाकर। और नंबर 8, अदनपुर ब्रिटिश उपनिवेश बना दिया गया। अदनपुर को ब्रिटिश उपनिवेश बना दिया गया और बरार को मध्य प्रांत का अंग घोषित कर दिया गया। इसमें मौलिक अधिकार एवं प्रस्तावना दोनों का अभाव था। इस एक्ट की आलोचना करते हुए श्री जवाहरलाल नेहरू ने कहा था, इसे दासता का एक नया चार्टर बताया। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने इस एक्ट की आलोचना करते हुए कहा कि यह दासता का एक नया चार्टर है। इसे इंजन रहित रेलगाड़ी, नेहरू जी ने इसे क्या कहा, इंजन रहित रेलगाड़ी एवं ब्रेक रहित इंजन, अर्थात जिस इंजन में ब्रेक ही ना हो वो इंजन किस काम का। और इंजन रहित रेलगाड़ी, आपके पास रेलगाड़ी है लेकिन इंजन ही नहीं है तो रेलगाड़ी किस काम की, आदि की उपाधि दी। नोट, भारत का विभाजन कर दिया गया, वर्मा को भारत से अलग कर दिया गया। इस एक्ट को निरंकुशता का एक्ट भी कहा जाता है। आप देख रहे हैं कि भारत शासन अधिनियम 1935 लागू हो गया। अभी भी हमारे देश को आजाद करने के लिए अंग्रेजों के मन में एक भी पैसे की इच्छा शक्ति नहीं है, ना ही कांग्रेस के मन में कोई इच्छा शक्ति दिखाई दे रही है, क्योंकि कांग्रेस सरकार बनाकर शासन कर रही है। तो हमें अब धीरे धीरे समझेंगे कि आजादी आखिर भारत ने अंग्रेजों को क्यों छोड़ा। अंग्रेज तो छोड़ना ही नहीं चाहते थे, क्यों? क्योंकि वो अधिनियम ला दिया 1935, 10 वर्ष बाद इसकी समीक्षा करते, दूसरा एक्ट ले आके पारित कर देते और सरकार चलती रहती। तो यहाँ पर सोचने समझने वाली बात है कि अभी तक अंग्रेजों के दिमाग में भारत को छोड़ने के लिए, भारत को स्वतंत्र करने के लिए कोई भी विचार नहीं था। तो आखिर 5-6 वर्षों में क्या परिवर्तन अचानक सा हो गया जिससे कि अंग्रेज भारत को छोड़ने के लिए मजबूर हो गए? इसका अध्ययन हम अगले लेक्चर में करेंगे। आज के लेक्चर में बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत।